जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश ईज़ी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो चैप्टर हम करने लगे हैं वो पोएम है द डार्कलिंग थ्रश, थॉमस हार्डी की लिखी हुई है। बच्चों के जो है कमेंट आ रहे थे कि सर पैराफ्रेजिंग के साथ-साथ कम्प्रीहेंशन और स्टैन्ज़ा बेस्ड क्वेश्चन भी करा दें। तो शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताया करता हूँ, जिस तरह एक्सप्लेन होता है, समरी होता है, उसी तरह पैराफ्रेज़ होता है। एक्सप्लेन में हम उसी बात को बढ़ा-चढ़ा के उसके साथ एडिशन करके बयान करते हैं, समराइज़ में उसी चीज़ को कम करके लिखते हैं। उसी तरह पैराफ्रेज़िंग में ना तो हमने कम करना होता है, ना ज़्यादा करना होता है, उसी चीज़ को अपने अल्फाज में लिखना होता है। तो शुरू करते हैं स्टैन्ज़ा 1। आई लर्न I leant upon a coppice gate when frost was spectre grey, and winter dregs made desolate and weakening eye of the day. The tangled vine stems scored the sky like strings of the broken lyres, and all mankind that haunted night had sought their household fires. तो इसमें क्या कहना चाह रहा है? आई लीन्ड अगेंस्ट द गेट इन द थिकेस्ट ऑन द कोल्ड कि मैं सर्दी में भी उस गेट के साथ झुक के लगा हुआ हूँ। ग्रे विंटर, और ये ऐसी सर्दी है कि जिसमें सारा कुछ ग्रे हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी जिसमें हर चीज़ सूख जाती है। द फ्रॉस्ट हैड ड्रेन्ड द लाइफ फ्रॉम द लैंडस्केप, ठीक है, कि कैसे वो वहाँ पे उस ज़मीन पे जहाँ पे वो रह रहा था कि उसमें वो कैसा फ़ील करता था। एंड वीक सनलाइट वाज़ फेडिंग, कि वो एक तस्वीर कशी कर रहा है कि कैसे वो ज़मीन की हालत कैसी हो चुकी थी, और सनलाइट वाज़ फेडिंग, और सूरज की रोशनी कम हो रही थी। द टैंगल्ड वाइन्स लुक्ड लाइक द ब्रोकन स्ट्रिंग, और अंगूर के जो गुच्छे की बेलें थीं वो एक दूसरे के साथ इस तरह धंसी हुई थीं, ऐसे लगता था कि जैसे टूटी हुई रस्सियाँ, धार है, ठीक है? स्ट्रिंग्स किसको कहते हैं? रस्सी को कहते हैं। एंड द स्काई सीम्ड ब्लीक होपफुल, और आसमान ऐसे लगता था कि जैसे यहाँ से कोई रहमत आएगी। होपफुल का क्या मतलब है? रहमत। एवरीवन नियर बाय हैड गॉन इनडोर्स टू वार्म अप द फायर, और हर बंदा अंदर चला गया था आग सेकने के लिए। लीविंग द आउटडोर फीलिंग डेजोलेट, और उस गेट को सारे बाहर छोड़ के चले गए। डेजोलेट का मतलब होता है अकेला। के बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम? द सेटिंग इज अ रूरल लैंडस्केप ऑन द विंटर्स इवनिंग विद द स्पीकर लीनिंग ऑन द कॉपस गेट। इसकी क्या है? एक रूरल एरिया की सेटिंग है, और ऐसे लगता है कि वो झुक के उसके साथ लगा हुआ है गेट के साथ। और कॉपस गेट मैंने आपको उसकी ट्रांसलेशन में उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। What is the significance of the phrase frost was spectre gray? The phrase creates a vivid image of the frost covered landscape. किस चीज़ की बात कर रहा है कि किस तरह से वो बर्फ से ढका हुआ था लैंडस्केप ज़मीन। विद द वर्ड स्पेक्टर ग्रे सजेस्टिंग द घोस्टली आर एरी एटमॉस्फेयर, और ऐसे लगता था कि इतना प्यारा लगता था। घोस्टली, घोस्ट कहते हैं भूत वगैरह को, और ऐसे लगता था कि जैसे एक ना बयान करने वाला माहौल हो। What does the phrase winter drag suggest? The phrase suggests the remnants of the leftovers of the winter, के सर्दियाँ कितना बाकी रह गई थी, implying a sense of the decay, barrenness and desolation, कि किसको कहते हैं? डिके कहते हैं किसी भी चीज़ के गलने सड़ने को। बैरननेस किसी को कहते हैं? बंजर, जो ज़मीन होती है बंजर, उसे बैरन कहते हैं, ठीक है? बंजर होने की उसकी नौइयत। एंड डेजोलेशन, अकेले, ऐसे लगता था कि जैसे ज़मीन गल सड़ रही हो और वो बंजर हो रही हो, और डेज़ोलेशन, अकेली रह गई हो। तो किसको कहते हैं? इसका मतलब क्या होगा कि ज़मीन अब जो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो तो उसमें भी कोई फसल नहीं होती, तो उसकी बात कर रहा है। व्हाट इज़ द सिंबोलिज़्म ऑफ द टैंगल्ड बाइन स्टेम्स एंड ब्रोकन आयर्स? The tangled vine stems, broken wires symbolize the decay and desolation of the winter landscape. किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि ऐसा लगता था कि अब सर्दियाँ डिके हो रही हैं, ख़त्म होने वाली हैं। एज वेल एज साइलेंसिंग ऑफ द म्यूजिक एंड क्रिएटिविटी, और इससे ये पता चलता था कि जैसे म्यूज़िक और क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों के बाद गर्मियों का जब मौसम आता है तो ये चीज़ें उस तरह की चार्मिंग नहीं रहती। What does the line and the all mankind that haunted night had sought their household fire suggest? इन लाइनों का क्या मतलब है?
The line suggests that as night falls, people seek the warmth and comfort of their homes, implying a desire for the safety, security, and companionship. ऐसे लगता है कि जैसे रात आती है, पीपल सीक द वार्मथ और लोग गर्माइश ढूंढते हैं एंड कंफर्ट ऑफ देयर होम्स और अपने घरों को सुकून की तरफ जाते हैं, इम्प्लाइंग द डिज़ायर फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंपेनियनशिप कि उनको लगता है कि अब उनको साथी वगैरह की ज़रूरत है और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। स्टेंजा 2 देखते हैं। द लैंड्स sharp features seem to be the century's corpse outland, his crypt and cloudy canopy, the wind his death lament, the ancient pulse of the germ and birth was shrunken hard and dry, and every spirit upon the earth seemed fervorless as I. क्या है? द लैंडस्केप लुक द हार्श एंड द बैरन, जो ज़मीन थी वो ऐसा लगता था कि वो बंजर हो चुकी है, लाइक द एंड ऑफ एन एरा, और ऐसा लगता था कि जैसे एक ज़माना, एक मौसम ख़त्म हो गया होने वाला। द क्लाउडी स्काई ऑफ द फेल्ट लाइक द हैवी टूम, और जो ऐसा जो आसमान था उस पे बादल इस तरह से बने हुए थे, ऐसे लगता था कि जैसे एक बहुत बड़ा मकबरा। टूम किसको कहते हैं? मकबरे को कहते हैं। ये टूम वूम बच्चेदानी वगैरह, ये एंड पे एम के बाद बी जब भी आता है साइलेंट होता है, ये टूम होगा, टोम्ब नहीं पढ़ेंगे, ब इसमें साइलेंट है। इसी तरह वूम भी आएगा तो उसमें ब नहीं पढ़ा जाता, वूम पढ़ा जाता है। एंड द wind sighed as a sad farewell, और इस तरह से लगता था कि जैसे हवा जो है वो फेयरवेल के जैसे रुखसत हो रही है वो हवाएं। नेचर्स एनर्जी है ड्राइड अप, और जो कुदरती जो ताकत थी वो ऐसा लगता था कि अब वो खुश्क होने लगी है। एंड एवरीथिंग सीम डल एंड लाइफलेस, और ऐसा लगता था कि जब अब जैसे अब किसी चीज़ में जान नहीं है, जस्ट लाइक आई फेल्ट, जैसे उसे लगता था कि उसमें जान नहीं है। What is the central image of the poem? The central image of the central image is what is the central image of the poem? The central image is personification of the century as the corpse, emphasizing the idea of the time passing and end up. तो personify करके बताया गया कि ये इस तरह का भी ज़माना था। ठीक है? सेंचुरी ऑफ द कॉप्स एम्फसाइजिंग द आइडिया ऑफ टाइम पासिंग, कि कैसे लोग टाइम पास करते थे, एंड द एंड ऑफ एरा, और कैसे उनको लगता था कि अब सर्दियां चली जाएंगी और अब गर्मियाँ आएँगी, या अब गर्मियाँ चली जाएँगी, फिर सर्दियाँ आएँगी। What does the cloudy canopy symbolize? The cloudy canopy symbolize the crypt and the tomb of the century, emphasizing the idea of the death and decay. क्रिप्ट किसको कहते हैं? कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसी चीज़ जो झाड़ियों के नीचे आके बस गल सड़ रही हो। टूम मकबरा, जैसे कब्र वगैरह में डेड बॉडी। ठीक है, तो ये किस चीज़ को, ये इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि जैसे एम्फसाइजिंग द आइडिया ऑफ डेथ एंड डिके, मौत और गलने सड़ने को कहता है कि दुनिया फानी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विंड हिज डेथ लेमेंट? ठीक है, the wind's lamentation emphasizes the idea of mourning and loss, underscoring the poem's theme of the decay and mortality. लेमेंटेशन किसको कहते हैं? आवाजारी करने को कहते हैं। ठीक है, मौन भी मातम को कहते हैं। ठीक है, किस चीज़ को वो एम्फसाइज कर रही है? इस चीज़ को एम्फसाइज कर रही है कि लॉस को, नुकसान को, एंड अंडरस्कोरिंग द पोएम्स थीम ऑफ डिके, कि इंसान फानी है, हर चीज़ एक दिन चली जाएगी। What does the ancient pulse of the germ and the birth refer to? The phrase refer to the natural cycle of the life and growth, which is described as being shrunken, hard and dry, implying loss of vitality and energy. किस चीज़ को बता रहा है? कि जर्म, जब एक इंसान मर जाता है तो दूसरा पैदा होता है, इसी तरह नस्लें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जर्म का बताया गया है, तो इसका भी वही मतलब है कि एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। इसका मतलब है कि ओनली द चेंज इज़ परमानेंट इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। हर चीज़ फ़ानी है, लेकिन ये जो तब्दीली है, एक चीज़ का आना, दूसरी चीज़ का जाना, ये सारी ज़िंदगी रहेगी। What is the poet's emotional state as expressed in the final line? The poet's emotional state is one of the listlessness and apathy as expressed in the line, and every spirit upon earth seemed fervorless as I. और क्या है उसमें उसकी बेचारगी बता रही है वो लाइन कि देखें इस लाइन को देखें, एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ, और हर जी रूह चीज़ जो ज़मीन पर है, सीम्ड फॉरवरलेस, उसे ऐसा लगता है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी पे भी एहसान नहीं किया जाएगा, सब ने एक ना एक दिन जाना है। स्टैन्ज़ा 3 देखते हैं।
At once a voice arose among the bleak twigs overhead in a full-hearted even song of joy illimited, and aged thrush, frail, gaunt, and small in blast beruffled plume, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom. पैराफ्रेजिंग इसकी देखते हैं, सडनली a bird's joyful song filled the air, और एक अचानक एक परिंदा आता है जिसकी आवाज़ से पता चलता है बहुत प्यारी आवाज़ है, कमिंग फ्रॉम द बेयर ब्रांचेस अबव, और जो ऊपर की बेयर ब्रांचेस का क्या मतलब नंगी ब्रांचेस, क्या मतलब होगा इसका कि आप पत्ते नहीं रहे, उठ के आता है अ स्मॉल वेदर्ड थ्रश, थ्रश किसको बोलते हैं ये आपको पता होगा कि फाख्ता परिंदा है अगर आपने पहली वीडियो देखी है। डिस्पाइट इट्स फ्रेलिटी, अपनी कमज़ोरी के बावजूद भी सैंग विद द फुल हार्ट, फिर भी वो एक अपने दिल से गा रहा है, अनलीशिंग द अनबाउंडेड जॉय, और ये इससे पर अनलीश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोलना, और वो बहुत बड़ी खुशी के बारे में बता रहा है, खुशी की खबर खोल रहा है। इट पोर्ड इट्स स्पिरिट इनटू द फेडिंग लाइट, और इसने ये कम होती हुई लाइट में भी रूह डाल दी है। डेफिनेटली एम्ब्रेसिंग द इंक्रोचिंग डार्कनेस, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि अंधेरा चाहे आ रहा है फिर भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। What event breaks the desolate atmosphere described in the previous stanza? ठीक है, the event is singing of an aged thrush which fills the air with the joyful even song, कि दुनिया में जितने भी गम वगैरह हों फिर भी इंसान को वो चीज़ देखनी चाहिए जो उसे खुश कर रही है। इसी तरह इस सारी मायूस सिचुएशन में वो थ्रश बताती है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। What is the significance of the thrush's physical description as frail, gaunt, and small? The thrush's physical description emphasizes its vulnerability and fragility, making its joyful song all more remarkable and poignant. तो क्या फ्रिलिटी वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं? कमज़ोरी को कहते हैं कि इंसान जितना भी कमज़ोर है फिर भी उसे अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी थ्रश यही कह रही है कि दुनिया के लिए जितने भी गम वगैरह हों फिर भी खुश रहें। What does the phrase blast beruffled plume suggest about the thrush's environment? The phrase suggests that the thrush is singing in a harsh and windy environment. इससे पता चलता है कि वो कितना तुंदखू हवा में ये बात कर रही है, गाना गा रही है, या वो जो भी आवाज़ निकाली है। Where its feathers are ruffled by the blast, और ऐसे चलता है कि उसके पर भी वहाँ पे क्या हो सके हैं, रफल्ड बहुत ज़्यादा थक थक चुके हैं। ठीक है। What is the symbolic significance of the thrush song in the context of the poem? The thrush song symbolizes the hope, joy, and resilience in the face of desolation and decay, offering the counterpoint. The poem's earlier themes of mortality and loss, ये बताता है कि दुनिया में हर चीज़ जाने वाली है, लेकिन फिर भी उसका ये नगमा बताता है कि नहीं, हर चीज़ जाने वाली नहीं है, फिर भी खुश रहें, चल जब जाना होगा चले जाएँगे। गालिब ने भी यही कहा था कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जब होना होगा हो जाएगा, फिर भी खुश रहें। हाउ डज़ द इमेज ऑफ द थ्रश सिंगिंग अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम कंट्रीब्यूट टू द पोएम एटमॉस्फेयर? कैसे करता है जी? The image creates a sense of contrast between the thrush's joyful song and encroaching the darkness, emphasizing the thrush's bravery and defiance in the face of the adversity. Adversity किसको कहते हैं? बुरे हालात को कहते हैं कि इंसान पे जितना भी बुरा वक्त आ जाए तो उसे अच्छे का सोचना चाहिए। उसी तरह कहता है हालात जैसे भी नज़र आ रहे थे, लेकिन एक उस परिंदे से मैंने सीखा है कि किस तरह से खुश रहा जा सकता है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। Stanza 4, a so little cause for the carolings of such ecstatic sound was written on the terrestrial things afar or nigh around, that I could think there trembled through his happy good night air some blessed hope whereof he knew and I was unaware. जी, इसका क्या मतलब है? देयर वॉज नो ऑब्वियस रीजन फॉर द थ्रस्ट वाइब्रेंट सॉन्ग, कहते हैं कि हो सकता है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि बहुत बड़ी वजह हो तो वो नगमा या गाना गाए, वो अपनी आवाज़ निकाले। गिवन द ब्लीक सराउंडिंग, ठीक है, जैसा कि उसका जो माहौल बताया गया है, ठीक है, कॉपस गेट का, कि माहौल कैसा था, जितना भी कमज़ोर था फिर भी उसने गाना गाया। येट इट्स जॉयफुल मेलोडी सजेस्टेड अ डीपर हैप्पीनेस रूटेड इन द सम अनसीन होप, लेकिन फिर भी उसकी जो आवाज़ थी वो ये बता रही थी कि अभी भी उम्मीद बाकी है। द बर्ड सीम टू नो अ सीक्रेट optimism that I couldn't see or understand.
और कहता है ये वो चीज़ है जो एक उम्मीद की किरण है जिसे मैं नहीं देख सकता था लेकिन वो परिंदा देख पाया। ऑप्टिमिज़्म कहते हैं जो पुरुम्मीद इंसान होता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिज़्म जो उम्मीद की खैर की उम्मीद रखता हो। और इसी तरह एक पेसिमिस्ट होता है जो नाउम्मीद होता है, उसे पेसिमिज़्म कहते हैं। What is the poet's reaction to the thrush's song? The poet is puzzled by the thrush's joyful song and given the bleak and desolate surrounding। ठीक है, वो क्या बता रहा है कि इस चीज़ से वो कितना ज़्यादा इम्प्रेस है कि एक परिंदे को ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं लेकिन एक इंसान को नहीं आ रही। What does the poet mean by the so little cause of the caroling of such ecstatic sound? The poet is saying that there seems to be no apparent reason for the thrush's joyful and ecstatic song given the bleak environment। ठीक है, तो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी वजह हो। ठीक है, उसके पास जो भी रीज़न है लेकिन मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी वो गा रही है। इससे पता चलता है कि वो खुशी में है। एक्सटेटिक किसको कहते हैं? खुशी वाली चीज़ को कहते हैं। What is the poet's interpretation of the thrush's song? The poet interprets the thrush's song as an expression of a blessed hope that the thrush is aware of, but poet is not। वो उस चीज़ की बात कर रहा है कि उसको उम्मीद की किरण नहीं, वो बहुत मायूस है, लेकिन फिर भी एक परिंदे को गाते हुए देखता है तो उसे भी लगता है कि नहीं अभी उम्मीद बाकी है। What is the contrast between the poet's and the thrush's perspective? The contrast is between the poet's pessimistic and despairing view of the world and the thrush's optimistic and hopeful outlook। ठीक है, वो क्या कह रहा है? वो बहुत परेशान है और वहीं पे वो जो परिंदा है वो उसे क्या कर रहा है? उम्मीद की किरण के बारे में बता रहा है। वो परेशान है और वो परिंदा खुश है। What is the poet's emotional state of the end of the poem? The poet's emotional state is one of the wistful longing and admiration of the thrush's hopeful and joyful song। ये बहुत ज़्यादा जज़्बात में फ़र्क है कि वो खुश है और ये खुश नहीं है, तो वो इसी चीज़ को एडमायर कर रहा है, इस चीज़ की तारीफ़ कर रहा है कि मैं अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते भी खुश नहीं हूँ और वो परिंदा है, वो खुश है, तो हमेशा उम्मीद और खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। होपफुली बहुत ज़्यादा तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया शायद, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।